नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन में बात देवभूमि की। मॉनसून के मौसम में जहां घूमने में सबसे ज्यादा मजा आता है, वहीं कुछ समय से ये सीजन परेशानी का सबब बन गया है। कहीं बादल फटने की तस्वीरें सामने आई हैं, तो कहीं बाढ़ का पानी का स्तर बढ़ने की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बारिश ने मचाई भारी तबाही, खंड खंड हुई देवभूमि। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश बनी त्रासदी, खतरे में कई जिंदगियां, रेस्क्यू जारी। बरसात का मौसम कई इलाकों में बारिश नहीं जैसे आसमानी कहर बरपा रही है। पहाड़ी इलाकों में बरसात तांडव मचा देती है। बात उत्तराखंड की करें तो प्रदेश में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बीते दिनों केदारनाथ में बादल फटने से भारी तबाही मची। हालात इतने खराब हो गए कि केदारनाथ यात्रा पर भी रोक लगानी पड़ी। बादल फटने और भूस्खलन के चलते केदारनाथ मार्ग पर हजारों की संख्या में यात्रियों की जिंदगियां खतरे में हैं और उन जिंदगियों को बचाने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। इस रेस्क्यू अभियान के लिए MI-17 और चिनूक की मदद ली जा रही है। तो वहीं सोनप्रयाग में भारतीय सेना ने मोर्चा संभालते हुए फुट ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। दरअसल केदारनाथ पैदल मार्ग पर आई आपदा के बाद सोनप्रयाग में हुए भूस्खलन से रास्ता बाधित होने और एक पुल क्षतिग्रस्त होने के चलते ये निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी भी केदारनाथ और उसके पैदल मार्ग में लगभग 12,000 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, लेकिन सभी यात्री सुरक्षित बचाए जा रहे हैं। साथ ही प्रशासन की ओर से उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी लगातार की जा रही है। प्रशासन की ओर से ये साफ कहा गया है कि मार्ग में फंसे यात्रियों को हर संभव मदद दी जा रही है। सोनप्रयाग से ये तस्वीर देखिए, केदारनाथ के समीप मंदाकिनी नदी की है, जहां भारी बारिश के कारण नदी के उफान पर आने से सड़क किनारे का एक हिस्सा टूटकर बह गया। त्रासदी यही नहीं रुकी, अब ये तस्वीर भी देख लीजिए। मकान से सटी हुई सड़क टूट जाने की तस्वीर। लग रहा है जैसे मकान कभी भी टूटकर गिर सकता है। देवभूमि में जल प्रलय ने बारिश की परिभाषा ही बदल कर रख दी है। कुछ दिन पहले हरिद्वार से एक वीडियो सामने आया, जिसमें सूखी नदी के उफान में आने से एक ट्रक नदी के उफान में समाता हुआ दिखाई दिया। एक और तस्वीर देख लीजिए, चारों तरफ पानी ही पानी, जल भराव में डूबती एक कार। तस्वीर काला ढूंगी मेथी शाह नाले की है। इस डूबती हुई कार में सवार 2 युवकों की जान बड़ी मुश्किल से बचाई गई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से लगातार बारिश का अलर्ट जारी है। बारिश के अलर्ट के साथ ही प्राकृतिक घटनाएं होने का अंदेशा बना हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं का ये रौद्र रूप जल्द शांत होगा या फिर नहीं, या फिर तबाही का सैलाब आना अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो वहीं मानसून की दस्तक के बाद पूरे प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं भारी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है, जिसके चलते लोगों को बेहद सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस दौरान मौसम विभाग ने निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि देहरादून और बागेश्वर में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में जैसे उत्तरकाशी, चमोली और बागेश्वर आदि जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। एक्टिविटी तो ठीक ठाक मिल ही रही है, जो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी अभी पास 24 आवर्स में वो मिली है। और हैवी रेन तो हालांकि नहीं है, एका दुक्का जगहों में, जिसमें कि जो आपका देहरादून डिस्ट्रिक्ट में एक है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में मिला डेटा, और इसी तरह बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में जो एक जगह हैवी रेन मिली है सामान्य। बाकी हल्की से मध्यम तक की ही बारिश है, लेकिन हाँ ये कि अनेक जगहों तक है, ज़्यादातर जगहों तक में है, और सामान्य मानसून अभी मिल रहा है डे टू डे में। आगे बात कर लें आज के बाद, जो आज तो मैं कहूँगा कि सामान्य के आसपास है, उससे थोड़ा कम ही रहेगा, और हैवी रेन की संभावना थोड़ी बहुत है। बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, एक आधे स्टेशन मिल सकता है, या इसी तरह देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। तो ये रखे हैं हमने आज हैवी रेन में, वो येलो वार्निंग में। तो ठीक है, ये नॉर्मल एक्टिविटी के विदिन है, और कमी एक्टिविटी आज भी सामान्य के आसपास ही दिख रही है, उससे थोड़ी कमी होगी। लेकिन कल से 6-7 तारीख से जो है जो एक्टिविटी वो थोड़ी बढ़ेगी। आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। साथ ही प्रदेश में अगले 4 दिन भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
7 और 8 अगस्त को नैनीताल जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल जिले में भारी से भारी बारिश की संभावना है। वहीं डीएम ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने रखने और साथ ही 24 घंटे अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। देखिए रिपोर्ट। नैनीताल जिले में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद बरसात शुरू हो चुकी है। आज जो है 5 और 6 को मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और उसके बाद 7 और 8 को भारी से भारी बरसात की संभावना व्यक्त की है। तो इसी को देखते हुए नैनीताल जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो लगातार अपने कार्यस्थानों पर डटी हुई हैं। साथ ही जिलाधिकारी नैनीताल ने तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, उनको अलर्ट पर रहने के निर्देश यहां जारी किए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हैं ये काठगोदाम से पहाड़ों की जो तस्वीरें हैं वो हैं। अभी कुछ देर पहले ही बारिश शुरू हुई है और अभी फिलहाल बारिश ने थोड़ा सा ब्रेक दिया हुआ है, लेकिन रुक रुक कर सुबह से ही बरसात शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं उन टीमों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि केदारनाथ की आपदा से और गढ़वाल में जो जिस तरीके की अन्य जगहों पर जो आपदा के चित्र देखने में आ रहे हैं उनसे सबक लेते हुए अब कुमाऊं में भी अलर्ट जारी किया गया है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपने अपनी जगहों पर तैनात हैं और किसी भी अनहोनी या किसी भी डिजास्टर के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जनता टीवी के लिए संजय प्रसाद, हल्द्वानी से। तो वहीं हल्द्वानी के कलसिया नाले के किनारे रह रहे 60 से अधिक परिवारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। सिटी मैजिस्ट्रेट के मुताबिक प्रशासन अब 2 तरह की कार्यवाही में जुटा है। पहला ये कि सुनिश्चित किया जा रहा है कि बारिश के दौरान नदी नाले किनारे रहने वाले लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, और दूसरा ये कि डीएम बैठक कर लोगों की ओर से किए जाए अतिक्रमण को चिन्हित कर सर्वे कराने का काम कर रहे हैं। जब सर्वे करने का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद वैधानिक तरीके से कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। वहीं इस मामले में विधायक सुमित हदेश ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि 70% से अधिक आबादी भूमि पर बसी है, लिहाजा सरकार जिन लोगों का घर खाली कराएगी उनको बचाने के लिए क्या योजना बना रही है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इसमें 2 तरह से कार्रवाई की जा रही है। एक तो तात्कालिक रूप से, चूंकि जो हमारे लो लाइंग एरियाज हैं और नालों के आसपास रहने वाले हैं उनको प्रशासन के स्तर से ये ताकीद किया गया है कि आप उन स्थानों को खाली कर दें, और खासकर जब भी वेदर फोरकास्ट कोई रेड अलर्ट होता है उसमें इसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, अभी डीएम मैडम के निर्देशों के क्रम में एक समिति बनाई गई है जो नहरों और नालों पे जो अतिक्रमण करके लोग बसे हुए हैं उनका चिन्हीकरण और उनको आगे किस तरह से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जानी है उसके लिए एक समिति बनाई गई है। उसके द्वारा चिन्हीकरण का और सर्वे का कार्य प्रारंभ। नहीं, घर खाली करने के मैंने मान लिया, ये लोग कब से बसे हुए हैं। 70% जो लोग उत्तराखंड में वास करते हैं रेवेन्यू की भूमि या नसूल भूमि पर वास करते हैं, तो आप क्या व्यवस्था दे रहे हैं? आपको इतना अमीर हमारा प्रदेश या हमारा देश अभी नहीं हुआ है और आपकी केंद्र की राज्य की सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं करा है कि अर्थव्यवस्था को इतना सुधार दे। लोग गरीब हैं, अपने मकान का फ्री होल्ड रजिस्ट्री करने का लोगों पे पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए जब व्यवस्था नहीं दी जाती तो क्यों कहते हो सबका साथ सबका विकास? कहां है सबका साथ सबका विकास? बादल फटने और भूस्खलन के बाद केदार घाटी में फंसे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मौसम साफ होने के साथ ही MI-17 और चिनूक से एयरलिफ्ट रेस्क्यू शुरू हुआ। MI-17 चारधाम हेलीपैड पर यात्रियों को उतारा, जबकि चिनूक गोचर हवाई पट्टियों पर यात्रियों को उतारा गया। सुबह 133 लोगों को केदारनाथ से MI, चिनूक और छोटे हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू किया जा चुका है। तो वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मी अग्रवाल ने अपने आवास पर तीजोत्सव कार्यक्रम की आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने एक से एक बढ़कर एक रंगारंग प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। वहीं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कैटवॉक, रैंप शो का भी आयोजन किया गया और शिरकत कर रही महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपनी सारी बहनों को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और सबकी सुहाग बना रहे ऐसी मैं कामना करती हूँ। हमने ये प्रोग्राम किया है, वैसे हम हर साल और भी बड़ा प्रोग्राम करते हैं। हमने आज नेशनल सोसाइटी में रखा है
और एक हर्षोल्लास का त्योहार है, महिलाओं के सौभाग्य का प्रतीक है। महिला अपने पति की लंबी उम्र के लिए जो है यहाँ पे व्रत रखती हैं, चलती है, समर्थी है और उत्साह के साथ हम इस त्योहार को मनाते हैं। मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पे स्पेशली सबसे अच्छी बात हमारे प्रोग्राम की है कि अब इसमें हिंदू बहनों के साथ हमारी मुस्लिम बहनों ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं बधाई देना चाहती हूँ आपके माध्यम से उन बहनों को भी कि वो भी हमारे इस त्योहार में। ये त्योहार मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें मेहंदी सबसे पहले, क्योंकि मुझे मेहंदी लगाना भी पसंद है और मेहंदी वाले हाथ भी बहुत अच्छे लगते हैं। और मेरी फ्रेंड ने लक्ष्मी ने मुझे इसके लिए इनवाइट किया, तो मुझे बहुत मजा आ रहा है कि यहाँ पे डांस, अपने कैटवॉक और ये जो तरह तरह के यहाँ पे प्रोग्राम किए जा रहे हैं, इसमें बहुत ही मतलब अल्फाज ही नहीं है मेरे पास कि मैं किस तरीके से बयान करूँ। तो ये त्योहार तो लेडीज के लिए है, पूरा लेडीज सब इंजॉय करें, तो इसलिए ये बहुत अच्छा मुझे तो लग रहा है। यहाँ पे मैं इंजॉय भी कर रही हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं। साथ ही देहरादून में 8 अगस्त को तीलू रौतेली के जन्म दिवस पर प्रदेश की 13 महिलाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आंगनवाड़ी में बेहतर कार्य करने वाली कार्ययत्रियों को सम्मानित किया जाएगा। इस बात की जानकारी महिला एवं बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने दी है। उन्होंने कहा है कि 13 जनपदों से 13 महिलाओं का चयन किया जाता है, जिसके तहत तीलू रौतेली पुरस्कार राज्य स्तर पर दिया जाता है। 8 अगस्त को तिल्लू रौतेली जी का जन्मदिवस है और उसी दिन हम लोग तिल्लू रौतेली पुरस्कार जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है वो दिए जाएंगे। निश्चित रूप से उसमें हर जिले से एक महिला अथवा एक बालिका का चयन होता है जो कि किसी न किसी रूप में किसी विशिष्ट उपलब्धि की धनी होती हैं, जिसको कि जिला प्रशासन अपनी ओर से रिकमेंड करके भी भेजता है। तो विभाग पहले जिला स्तर से आए रिकमेंडेशन के साथ में राज्य स्तरीय कमेटी बैठती है और उसको वह कमेटी फिर संबंधित पर मुहर लगाती है सब परीक्षण करने के उपरांत में। तो 13 जनपदों से 13 लोगों को जो है तिल्लू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित जो है आगामी 8 अगस्त को किया जाएगा। इसी के साथ ही हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं उनको भी पुरस्कार दिया जाता है उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, जिन्होंने अब तक में विभिन्न ब्लॉक स्तर पर अपने केंद्रों के माध्यम से जिन्होंने बेहतरीन काम किए हैं। तो उधर गैरसैंण में 21 तारीख से 3 दिवसीय मानसून सत्र की घोषणा की जा चुकी है, जिसके बाद से विपक्ष लगातार हमलावर है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि 3 दिनों में राज्य के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होना और विपक्ष की ओर से उठाए गए विषयों पर चर्चा होना संभव नहीं है। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही से बचने का काम कर रही है। 21, 22, 23 3 दिनों की तिथि सरकार ने दी है। मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा संचालन नियमावली में लिखा गया है कि प्रति वर्ष 60 दिन सत्र चलना चाहिए और सत्र ज़्यादा दिन चलने से जनता की ज़्यादा समस्याएं सामने आएंगी, उनका समाधान हो पाएगा। लेकिन सरकार, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनहित के मुद्दों को नहीं सुनना चाहती। इससे साफ साफ स्पष्ट होता है विधानसभा का सत्र हमारे जैसी भौगोलिक परिस्थिति वाले, हमारे जैसे जो है राजनीतिक परिस्थिति वाले जो राज्य हैं वो विधानसभा में बजट का सत्र 3 सप्ताह तक चलाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की भाजपा की सरकार 3 दिन में बजट सत्र भी समाप्त कर देती है। तो वहीं देहरादून में एनजीटी ने रिसपना नदी के बाढ़ क्षेत्र को 2 महीनों में चिंतित करने के आदेश जारी किए हैं, जिस पर एनजीटी ने रिसपना किनारे अतिक्रमण के प्रकरण में सुनवाई की थी। अब आदेश जारी किया है। प्रक्रिया पूरी करने की स्थिति में अगली सुनवाई पर मुख्य सचिव को पेश होना पड़ेगा। वहीं नगर निगम की ओर से पक्ष रखने के दौरान कहा गया है कि अगर कहीं अतिक्रमण शेष होगा तो 1 महीने के अंदर ही इस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य मंत्री मधु भट्ट का कहना है कि सरकार मामले का पूरा संज्ञान ले रही है। जल्द ही इस पूरे मामले को सरकार की ओर से अपना रक्ष रखा जाएगा और साथ ही कार्यवाही भी की जाएगी। जो मानक है सरकार उसमें पूरी तरह से उसमें कार्रवाई कर रही है और अभी जो जिस प्रकार से सरकार का और जो एनजीटी का दोबारा से जिस प्रकार से उनका एक वक्तव्य आया है उसके अनुसार अभी तुरंत ही नगर निगम के साथ और सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक कार्य योजना बनाई जा रही है और उसमें कार्रवाई की उसमें कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद से स्वास्थ्य विभाग डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार एक्टिव मोड में कार्य कर रहा है। इस बात को लेकर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि सोर्स रेडिकेशन के अंतर्गत हमने अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा घरों का निरीक्षण किया है और हर जगह पर नगर निगम, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीनों मिलकर कार्य पूरा कर रहे हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी सोर्स रिडक्शन की जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम लोगों ने लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा घरों को हम लोगों ने कवर किया है अभी। और हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम, हेल्थ डिपार्टमेंट तीनों टीमें जो हैं मिल के काम कर रही हैं और सोर्स रिडक्शन की कार्रवाई कर रही हैं और जहां पे भी लार्वे पाए जा रहे हैं उनको नष्ट भी कर रही हैं। इसमें डेंगू के साथ साथ हमारा फोकस जो है चिकनगुनिया पे भी है और मलेरिया पे भी है, जैसे मैं अभी बता रहा था। और कुछ केसेस चिकनगुनिया के आए हैं सामने देहरादून में, उसको हम लोगों ने संबंधित जिलाधिकारी के साथ हमने बात भी की है और उनको हमने निर्देशित भी किया है कि चिकनगुनिया के केसेस पे भी नियंत्रण पाने के जो यथासंभव प्रयास करने हैं वो करें। हालांकि अभी किसी भी जिले में डेंगू के कोई केसेस नहीं आए हैं। जो सस्पेक्टेड केसेस हैं लगभग 65 केसेस हैं, उन सभी की हमने एलाइसा टेस्टिंग की है और सभी में नेगेटिव रिपोर्ट ही आया है। तो वहीं देहरादून के अलग अलग स्थानों पर हुई चेन स्नैचिंग की 3 घटनाओं का दून पुलिस ने खुलासा किया है। घटनाओं को अंजाम देने वाले चेन स्नैचिंग गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभियुक्तियों की ओर से कांवड़ियों की भीड़ का फायदा उठाकर कांवड़ियों के भेष में ही चेन लूटने की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था और घटनाओं को अंजाम देने के बाद अभियुक्त पुलिस से बचने के लिए कांवड़ियों के झुंड में शामिल हो जाते थे। कांवड़ के दौरान इसमें एक गैंग इसमें सक्रिय हुआ था जो नक्सर का था और इसके द्वारा विगत 1 सप्ताह के अंदर जो कांवड़ का जो पीक पीरियड चल रहा था, जैसे 27 तारीख को इन्होंने पिछले माह की 27 तारीख को डोईवाला में चेन स्नैचिंग करी थी। उसकी घटना की रिपोर्ट तत्काल दर्ज हुई। इसके बाद जब डाक कांवड़ पीक पे चल रहा था और इस दौरान काफी सारी बाइक हजारों के लाखों की संख्या में जा रही थी, उसी का फायदा उठाकर ये अभियुक्त गण जो एक गैंग था, जो 4 लोग शामिल थे, इसमें यहाँ पर नेहरू कॉलोनी में एक महिला की 1 तारीख को चेन स्नैचिंग करी और 2 तारीख को रायवाला में करी। चूंकि उस दौरान पीक का कांवड़ था और चेकिंग वगैरह संभव नहीं थी, लेकिन अभियुक्त गणों की शिनाख्त की गई। टीम इसमें लगातार काम कर रही थी, 2-3 थाने की हमारी लगी थी और इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम गुरमीत है और एक विजेंद्र है, जो इन घटनाओं में शामिल है। इनसे नेहरू कॉलोनी और रायवाला की जो चेनें लूटी गई थी वो बरामद हो गई है। इसमें 2 अन्य लोग प्रकाश में आए हैं जो साथ में इनके बदल बदल के टीम में आते थे, उनके लिए दबिश के लिए हमारी टीमें लगी हुई है, उनको भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। केदारनाथ मंदिर का क्या है पौराणिक इतिहास? पांडवों ने क्यों बनवाया था केदारनाथ मंदिर? बाढ़ के तांडव में कैसे बचा केदारनाथ का मंदिर? देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बसा है। ये धाम मंदाकिनी नदी के किनारे 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है और पत्थरों के शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है और इसकी स्थापना के बारे में कहा जाता है कि हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्हें ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान दिया। भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए ये मंदिर केवल 6 महीने ही खुलता है और 6 महीने बंद रहता है। ये मंदिर वैसाखी के बाद खोला जाता है और दीपावली के बाद पड़वा को बंद किया जाता है। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं, जो कि अगले 6 महीने तक जलता रहता है। 6 महीने बाद जब ये मंदिर खोला जाता है तब ये दीपक जलता हुआ मिलता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन बंद होते हैं कपाट। 6 माह तक जलता रहता है दीपक। मई में केदारनाथ के खुलते हैं कपाट। तब उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होती है आरंभ।
केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर काल में जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध जीत लिया था, तब उन्हें इस बात की ग्लानि हो रही थी कि उन्होंने अपने भाइयों सगे संबंधियों का वध किया है। उन्होंने बहुत पाप किया है, इसे लेकर वो बहुत दुखी रहा करते थे। इन पापों से मुक्ति के लिए पांडवों ने भगवान शिव के दर्शन के लिए काशी पहुँचे, लेकिन इस बात का पता जब भोलेनाथ को चला तो वो नाराज होकर केदारनाथ चले गए। फिर पांडव भी भोलेनाथ के पीछे पीछे केदारनाथ पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण कर बैल की झुंड में शामिल हो गए। तब भीम ने अपना विराट रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर अपना पैर रखकर खड़े हो गए। सभी पशु भीम के पैरों के नीचे से चले गए, परंतु भगवान शिव अंतर्ध्यान होने ही वाले थे कि भीम ने भोलेनाथ की पीठ पकड़ ली। पांडवों की इस लालसा को देखकर शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। इसके बाद पांडव इस पाप से मुक्त हुए। इसके बाद पांडवों ने यहाँ पर केदारनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें आज भी बैल के पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजा की जाती है। उत्तराखंड का केदारनाथ धाम आस्था का प्रतीक, हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले 4 धामों में से एक बाबा भोलेनाथ का धाम। करीब 11 साल पहले यहाँ जो कुछ हुआ वे भयावह था। स्थिति विकराल थी। तब के और अभी के केदारनाथ में सिर्फ बदलाव हुआ है। बदलाव के बरकश 16 जून 2013 और 2023 को देखेंगे तो आपके सामने स्थिति साफ होगी। 10 साल पहले जो कुछ हुआ था उसने बाबा केदार के धाम की सूरत ही बदल कर रख दी थी। एक रात की बारिश के बाद मंदाकिनी ऐसी उफनाई मानो हर कुछ लील जाना चाहती हो। पानी की धारा में सब बह गए, लोग, पेड़, घर, सब कुछ। इस दौरान केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुंचा था। मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रमुख है, जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है। हालांकि ये नुकसान आंशिक ही था। बाद में कई शोध संस्थानों ने ये समझने की कोशिश की कि आखिर इतनी विकराल आपदा में मंदिर कैसे सुरक्षित रहा। इसके पीछे कई कारण दिए गए, जिसमें मंदिर की भौगोलिक स्थिति से लेकर कईयों ने दैवीय चमत्कार तक कह दिया। उत्तराखंड में आई भीषण बाढ़ को कई साल गुजर चुका है। तबाही ने पीछे ऐसे निशान छोड़े हैं जिन्हें मिटने में लंबा अरसा लगेगा। इस तबाही के बाद मन में दहशत तो है, लेकिन लोगों में आस्था बनी हुई है और लोग भारी संख्या में केदारनाथ दर्शन के लिए दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।